नमस्कार। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चुनौतियों के बीच माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस अपने कारोबार की नौका पार लगाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। एसएमई एक्सप्रेस ग्रोथ का फंडा सीरीज के पहले शो में फाइनेंसिंग से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करने के बाद आज हम एमएसएमई इंडस्ट्री की लीडिंग बॉडीज के साथ ग्रोथ के मौके तलाशने पर मंथन करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं अनिल भारद्वाज, सेक्रेटरी जनरल फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस फिस्मे, के रमा देवी, प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया अलीप, और साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रशांत गिरबानी, डायरेक्टर जनरल मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर MCCIA। भारद्वाज साहब, आपसे हम सबसे पहले समझना चाहेंगे, काफ़ी चैलेंजिंग फेस रहा, काफ़ी चुनौतियां रही। अब इकोनॉमी पटरी पर लौट रही है, कुछ ऐसे सिग्नल्स हैं, लेकिन अभी भी रहा काफ़ी मुश्किल भरी है, उसमें कई चैलेंजेस हैं। उसमें हमने देखा बीच में एमएसएमई कम्युनिटी के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन की भी जो बात हुई है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? एक तरफ तो देश में ऑलमोस्ट 6.3 करोड़ एमएसएमई यूनिट्स हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए ऑलमोस्ट 20 लाख यूनिट्स के करीब ही सामने आए हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, जो इस सेक्टर को जानते हैं वो इस बात को समझेंगे कि 6.3 करोड़ का जो फिगर है, 63 मिलियन यूनिट्स का, ये फिगर कहाँ से आया? ये फिगर इकोनॉमिक सेंसस से आया है जी। तो इकोनॉमिक सेंसस में जो चीज़ हम पकड़ते हैं वो ये कि कोई आदमी या तो किसी कंपनी में रोजगार में है, यानी कि नौकरी करता है, या सरकार में नौकरी करता है, या वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। बिल्कुल। तो सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों का ये फिगर है 6.3 जो करोड़ का जो फिगर है। और वो अधिकतर लोग अपने घर से ऑपरेट करने वाले लोग हैं। उसमें पापड़ बनाने वाली लेडीज़ भी हैं, घर में हैंडीक्राफ्ट्स बनाने वाले लोग भी हैं, साइकिल पंक्चर लगाने वाले लोग भी हैं। तो वो एक तरह से उसको एमएसएमई तो नहीं कह सकते, जिस तरह का एमएसएमई का डेफिनेशन है, वो बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि उसमें जो पर यूनिट एम्प्लॉयमेंट है वो लेस देन 2 है। इसका मतलब वो खुद एक तरह से सेल्फ एम्प्लॉयड ही हैं, बस उनके अलावा कोई उसमें नहीं है ज़्यादा। जो यूनिट है प्रॉपर, जहाँ फैक्ट्री है या जहाँ एक चार दीवारी है, मशीन है जिसके साथ में कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं आप, या कुछ स्पेसिफिक सर्विस दे रहे हैं किसी एक एस्टेब्लिशमेंट से कॉमर्शियल, ऐसे लोग बहुत कम हैं। और इसीलिए जो फिगर है 20 लाख की, ये उन लोगों की है जो आमतौर पर मैन्युफैक्चरिंग या एक कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में से काम कर रहे हैं। और आपको लगता है भारद्वाज साहब, जितने यूनिट सामने आएंगे इनफैक्ट उनके लिए बेटर होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के जो सारे इंसेंटिव्स हैं वो क्लेम कर पाएंगे, तभी अवेल कर पाएंगे जब वो रजिस्टर्ड होंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है, और इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसाइट हमें मिलती है कि ऐसा लोग क्यों नहीं करते हैं। ऐसा लोग इसलिए नहीं करते हैं कि जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और घर से ऑपरेट कर रहे हैं, वो 99% केसेस में वैसा लीगल नहीं है। घर से कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को जारी रखना लीगल नहीं है, तो वो अपने आप को गवर्नमेंट की डिफरेंट एजेंसीज के सामने लाइट में नहीं आना चाहते जी, और एक तरह से अंडर द कारपेट काम करते हैं। प्रशांत साहब, ये बता सकें तो फिर ये जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है हम देख रहे हैं, ये CBDT के साथ, GST नेटवर्क्स के साथ, जेम पोर्टल के साथ इंटीग्रेटेड है। ऐसे में एमएसएमई यूनिट्स के साथ साथ ये पूरे क्षेत्र के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि वो रजिस्ट्रेशन के लिए आगे आए, और इनफैक्ट ये जो डेटा होगा वो भी काफी क्रूशियल होगा, काफी अहम होगा, कई मोर्चों के लिए वो काफी हेल्पफुल होगा। 6 करोड़ जो नंबर है हमारे पास, उसमें से यूएएम के अंडर, जिसके बाद अभी न्यू उद्यम रजिस्ट्रेशन आया हुआ है, उसके पहले यूएएम था, उसमें लगभग 1 करोड़ लोग रजिस्टर्ड थे। हमारे जीएसटी के अंदर लगभग 1 करोड़ लोग रजिस्टर्ड है। तो ये 25 लाख 20 लाख जो नंबर है, कम से कम 1 करोड़ तक जाना जरूरी है। ये 1 करोड़ तो क्रॉस कर ही लेगा, बट एटलीस्ट इट शुड कम क्लोजर टू 2 करोड़ रजिस्ट्रेशंस। वो जरूरी इसलिए है, जैसे आप पूछ रहे थे सौरभ जी, कि लाभार्थी कौन है ये जानना बहुत जरूरी है। अगर सरकार की स्कीम्स उनके पास तक पहुंचनी है तो लाभार्थी कौन है जानना जरूरी है, और लाभार्थी जानने के लिए ये पहली पहल होगी कि उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए। इसलिए उद्यम रजिस्ट्रेशन बहुत बहुत जरूरी है, और हम हर किसी एमएसएमई को एनकरेज करेंगे कि वो एमएसएमई का उद्यम रजिस्ट्रेशन कर ले। दूसरी चीज ये है कि ये बैकएंड पे इंटीग्रेटेड है। आपने जैसे फरमाया कि जीएसटी के साथ में या जेम पोर्टल के साथ, CBDT के साथ, और चीजों के साथ, पैन के साथ, इसका फायदा ये होगा कि कई सारा डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहेगा। हमें बरसों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा ये लाभार्थियों की जानकारी लेने के लिए, उनकी डेटा अपडेट करने के लिए। सो उद्यम रजिस्ट्रेशन बहुत अच्छी बात है, जरूरी है, और ये इंटीग्रेटेड अप्रोच बहुत सही है, बहुत हेल्पफुल रहेगा। जी,
रमा देवी जी, आप बता सकें आपको क्या फीडबैक मिल रहा है ग्राउंड पर? आप विमेन एंटरप्रेन्योर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन को लेकर आपको किस तरह का फीडबैक मिल रहा है? Yeah, there's a good response because many of our entrepreneurs are getting the GME registration happening because it holds a lot of incentives to them. Many of our micro small industries are getting registered. This is a wonderful transformation. आपसे एक और पर्सपेक्टिव हम समझना चाहेंगे, क्योंकि हम फॉर्मल चैनल की बात कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन की, तो उसमें मिनिस्ट्री की तरफ से पीछे एक सर्वे करवाया गया था। उसमें कुछ फाइंडिंग्स ऐसे रही कि जो इंडिविजुअल्स हैं, छोटे कारोबारी, जब वो बिजनेस के लिए आगे आते हैं तो जो फंड्स की जहां तक बात है 75% करीब फंड्स वो अपने ही लगाते हैं, 10% वो कुछ फ्रेंड से, रिलेटिव से लेते हैं इंटरेस्ट फ्री लोन। मतलब 85% तो जो है वो फॉर्मल चैनल से वैसे ही बाहर हैं। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? See, we are on the foot of a very huge mountain. We cannot take all the steps at a time, but I think it's happening. People are getting registered and coming into organized sector. Even hand loans and all is very difficult because the rate of interest which they have to pay. Now they are very, due to what I can say is media and other internet facilities and IT revolution in our country, information is passed to the masses. ओके, अनिल साहब आप कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे हैं? जैसे अभी प्रशांत प्रशांत जी ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात कहा कि 6 करोड़ हमारे पास यदि एंटरप्राइजेज हैं और 1 करोड़ से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन जीएसटी में है, तो 20 लाख महज रजिस्ट्रेशन हमारे उद्यम रजिस्ट्रेशन में क्यों है? जी, तो उसकी वजह यह है कि जीएसटी पहली तो बात एक मैंडेटरी चीज़ है। यदि आप एक थ्रेशोल्ड से ऊपर यदि आपका टर्नओवर है तो आपके पास चॉइस नहीं है, आपको उसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराना ही है। जबकि एमएसएमई का जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है वो वॉलंटरी है, मैंडेटरी नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जो रजिस्ट्रेशन है जीएसटी का, उसमें अधिकतर रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, जबकि इसमें अधिकतर मैन्युफैक्चरर्स हैं या सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। तो सर्विस प्रोवाइडर और मैन्युफैक्चरर की संख्या हमेशा कम है बनिस्बत ट्रेडर्स के। ट्रेडर हमारे यहाँ पर तो लगभग हर गली मोहल्ले के अंदर कोई ना कोई ट्रेडर है, हर स्ट्रीट कॉर्नर पर मॉम एंड पॉप शो है, किराना स्टोर्स हैं, तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। ओके, प्रशांत साहब, तो आप बता सकें एक और पहलू की तरफ हम चलते हैं, क्योंकि मुश्किल दौर में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम सपोर्ट के लिए उतारी गई थी, उसको जो रिस्पांस मिला है आपने उसको किस तरह से रीड किया? देखिए, हमारे ख्याल से ये बहुत जरूरी स्कीम था, जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम था, उसका काफी अच्छा फायदा हुआ है। लगभग 1 करोड़ लोगों को उसका फायदा हुआ है और लगभग 2.4 लाख कोटी रुपए इतना सारा सैंक्शन हो चुका हुआ है। ये अच्छी बात है, पर मिसिंग क्या है इसमें? मिसिंग ये है कि फायदा तो सिर्फ उन्हीं को हुआ जो ऑलरेडी फॉर्मल है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो इनफॉर्मल है, जो माइक्रो है, उन्हें ट्रिकल डाउन का इंतजार करना पड़ा। इसका फायदा बहुत अच्छा होता अगर माइक्रो और इनफॉर्मल के लिए भी ये स्कीम का फायदा हो पाता। इसलिए जरूरी है कि माइक्रो और इनफॉर्मल फर्म्स भी ज्यादा से ज्यादा फॉर्मल बन जाए, उसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। और अब चाहिए कि फिनटेक्स को हम सपोर्ट करें ताकि फिनटेक्स ये जो लोन्स हैं, जो और ज्यादा जरूरतमंद है, जहां तक और लोन नहीं पहुंच पा रहा है, वहां तक लोन्स पहुंचा पाए, वहां तक क्रेडिट पहुंचा पाए। ये आपने जैसे फिनटेक का मेंशन किया है, ये जो लेंडिंग का पूरा लैंडस्केप में काफ़ी बदलाव हो रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? जैसे ट्रेड्स प्लेटफॉर्म भी आया है और वर्किंग कैपिटल के मोर्चे पर उस फ्रंट से राहत देने की बात हो रही है, ये आप किस तरह से इस डायनेमिक्स को बदलते हुए देख रहे हैं? इस पर कोई दो राय नहीं कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जो एक्सेस टू फाइनेंस है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा। जहाँ तक एमएसएमईज़ का सवाल है, ट्रेड्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है और अभी भी उसमें काफ़ी ट्रांजैक्शंस होने लगे हैं जी, पर उसमें थोड़ा सरकार की मदद की ज़रूरत है ताकि वो टेक ऑफ करे। टेक ऑफ करने के लिए जैसे हमने एक ऑलरेडी प्लान बनाया हुआ है कि 500 करोड़ रुपए से ऊपर की टर्नओवर की जितनी कंपनीज हैं उनको मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन कराना और ट्रांजैक्शन करना। तो रजिस्ट्रेशन तो करा लिया लेकिन ट्रांजैक्शंस नहीं कर रहे हैं, अपने जो सप्लायर्स हैं उनके बिल वहाँ पर नहीं डाल रहे हैं। वो बिल नहीं डालेंगे तो उसका कैसे डिस्काउंटिंग कैसे होगा? तो इसका मतलब ये है कि जो इनिशिएटिव हमने ऑलरेडी लिया है, यदि हम उसको फोकस करके उसको एक लॉजिकल एंड तक लेके जाएं, मेरा अपना ख्याल है कि कम से कम 2 लाख करोड़ का टर्नओवर 1 साल के अंदर उसमें संभव है बड़े आराम से
यदि हम ये इंश्योर कर लें कि जो 500 करोड़ से नीचे की जो कंपनीज हैं, ऊपर की जो कंपनीज हैं, वो उसमें ट्रांजैक्शन करने लगें। राइट, मतलब इसमें पोटेंशियल बहुत है, बहुत ज़्यादा है। राइट। एक और पहलू हम आपसे समझते हैं प्रशांत जी, फिर रमा जी आपके पास आ रहे हैं। प्रशांत साहब, ये बता सकें, हमने ये देखा जो एनपीए की बात है, ये जो स्ट्रेस्ड एमएसएमईज हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एसेट फंड जिस तरह से लाया गया, लेकिन इसके जहां तक राहत की बात है, कुछ एमएसएमईज को मिल पाई है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये जरूर है कि जितनी सक्सेसफुल ये जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम रही है, उतनी डिस्ट्रेस एसेट वाली नहीं रही, क्योंकि ये पहली बार स्कीम आई हुई है। इसकी इंफॉर्मेशन अभी तक ज्यादातर लोगों तक पहुंच नहीं पाई है, तो कुछ लोगों को फायदा हुआ है, पर बहुत कुछ इस पे काम और बाकी है। आप इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, फिर रमा जी के पास चलेंगे, क्योंकि ये बड़ी क्रूशल है और क्योंकि इसमें चैलेंजेस काफी रहे। मैं उसको दो तरीके से दो कमेंट करना चाहूँगा। पहले तो प्रशांत जी ने जो बात कही इमरजेंसी क्रेडिट लाइन की, देखिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन का एक स्पेसिफिक उद्देश्य था, और वो ये था कि जिसने ऑलरेडी लोन लिया है उसको बैंक को लौटाना है, और यदि नहीं लौटाया तो एनपीए हो जाएगा, उसके लिए स्कीम लाई गई। तो नेचुरली जो ऑलरेडी जिसको लोन लिया था, ये दी ही उसी के लिए गई थी। दूसरा प्रश्न जो आपने सब डेट की स्कीम का कहा है, और उसमें 2-3 बड़ी दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत तो ये है, जब कोई चीज़ बेड डेट हो जाती है तो बैंक का पहला जो रिस्पॉन्स है वो रिकवरी का है, वो रिस्ट्रक्चरिंग का नहीं है। रिकवरी के लिए उसको सिर्फ फाइल करना है कि सरफेसी एक्ट में डालो, रिकवरी के अंदर कर लो। रिस्ट्रक्चरिंग के लिए बहुत सारे झमेले हैं, जिसमें ये स्कीम भी है मदद करने के लिए। अब इसमें 2-3 दिक्कतें हैं। पहली बात, 31 मार्च 2021 को ये स्कीम खत्म हो रही है। नंबर 2, ये जो स्कीम है ये लोन है जी एक प्रमोटर को इक्विटी के लिए, हालांकि है इक्विटी स्कीम, लेकिन ये लोन है और उसका इंटरेस्ट है 1.5% उसका खर्चा है, और उसके अलावा 10 पर यदि वो फेल हो जाता है तो 10% रिकवरी भी है। तो कुल मिला के इसमें अभी बहुत सारी दिक्कतें हैं जिनको सॉल्व करने की जरूरत है। ओके, रमा जी, आपको क्या लगता है एमएसएमईज और किस तरह के सपोर्ट की इस समय उम्मीद कर रहे हैं? When we talk about finance, I think what we really require is the public sector banks to achieve a scale of efficiency and also promote innovation in their financial schemes. Because we are working on an outdated mechanism which is not reaching to the people. This sector, provides employment to 174 million people. That is 38% of our population. So we have to innovate. When we talk about entrepreneurship, we only say that startups innovate, but what about banks? Efficiency of the entrepreneur, and everywhere entrepreneurship need to be encouraged, because we cannot get away with the banking system. Banking system is here, and a wonderful system is prevalent in the country. Right, so innovate and use methods. This is what I suggest to the bankers. प्रशांत साहब, ये आप हमें बता सकें, अब फंड ऑफ फंड्स में जो बात रखी जा रही है इक्विटी इन्फ्यूजन की, इसमें जो एमएसएमईज इंटरेस्टेड होंगे उनका असेसमेंट आखिर किस बेसिस पर होगा, किस आधार पर होगा? जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे, जितना अच्छा क्रेडिट द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का इम्पैक्ट हुआ है, वैसे सबऑर्डिनेट डेट का भी नहीं हुआ है, और फंड ऑफ फंड की भी अभी तक इसका इम्पैक्ट हमारे मेंबर्स तक नहीं पहुंच पाया है। तो इनमें रिक्वेस्ट और गुजारिश यही रहेगी कि इसे जल्दी जल्दी कार्यान्वित किया जाए और जल्दी जल्दी इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन किया जाए, ताकि हम अपने मेंबर्स तक इसे लेके जा पाए। ओके, रमा जी, आप कुछ आपकी एक्सपेक्टेशंस इक्विटी इन्फ्यूजन के फ्रंट पर आप किस तरह से इस सोच को देख रहे हैं? ये जो एक पहल की जा रही है इक्विटी इन्फ्यूजन की, इसको किस तरह से आप देखते हैं? When it comes to MSME sector, I think we have too many problems with the sector, because as we all know that the tangible assets are not there. It's convincing they could not do. They are too tiny. आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस ग्रोथ का फंडा। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, हम जल्दी लौट कर आएंगे। और हम लोग एक नई चीज करने जा रहे हैं, जो कि शायद पहली बार इस तरह का प्रयोग हो रहा है, कि हम लोग मोबाइल वैन्स देश भर में कमीशन करेंगे, जो कि अवेयरनेस का एंड साथ साथ रजिस्ट्रेशन का भी, एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन का भी कार्य करेंगे। अनिल साहब, ये बता सकें, हम ये अलग अलग पहलुओं को टच कर रहे हैं, एमएसएमईज आगे कैसे बढ़ सकते हैं? जैसे हमारा शो है एसएमई एक्सप्रेस ग्रोथ का फंडा, ग्रोथ को लेकर कैसे कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं एक मुश्किल दौर के बाद। कई चुनौतियां, उनमें से एक हमने देखा डिलेड पेमेंट्स की भी रही।
और वो एक बड़ा इशू रहता था, लेकिन उसको लेकर कई सारे कदम उठाए गए सरकार की तरफ से भी। अभी किस तरह की सिचुएशन है? डिलीड पेमेंट्स पर क्या कुछ रिलीफ है और इसको कैसे एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि उस फ्रंट पर काम किया गया है? डिलेड पेमेंट को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कंसर्न्स थी और खासकर जो एक उन्होंने पुश किया पेमेंट के लिए, उसका फ़ायदा हुआ। रेलवे से, डिफेंस से काफ़ी क्लियर की गई पेमेंट टाइम से। लेकिन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और ऐसी बहुत सारी कंपनियां, सरकारी गैर सरकारी, जो कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व थी, जैसे एल&टी जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, टाटा प्रोजेक्ट्स है, या बड़ी कंपनियां हैं, चूंकि वो एक साइकिल में है, क्योंकि उनका पेमेंट में नहीं आया तो आगे भी पेमेंट नहीं, क्योंकि एक डेट। क्या ये भी बात सही है कि जो यूनिट्स हैं वो सामने भी नहीं आते हैं? कई बार रिपीट ऑर्डर की भी जिस तरह से इश्यूज रहते हैं? बिल्कुल, इसीलिए तो ट्रेड्स का सॉल्यूशन दिया गया कि जो कि मार्केट बेस्ड सॉल्यूशन है, जिसमें आपको अपने सप्लायर का बिल ऑनलाइन डालना ही है यदि आपने उससे एक निश्चित समय तक पे नहीं किया। इसके बाद भी कुछ सुझाव लोगों ने दिए हैं जीएसटी के साथ में, कैसे बैंक को यदि कनेक्ट कर देते हैं कि ऑटोमेटिक यदि आपने पेमेंट नहीं किया टाइम से तो जीएसटी का जो आप इनपुट पर जो क्रेडिट मिलता है वो रिवर्स हो जाएगा। तो इस तरह के कुछ सुझाव हैं, लेकिन इसमें भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। एमएसएमई के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ही लिक्विडिटी का जो क्राइसिस है वो डिलेड पेमेंट की वजह से ही है। एक चीज़ और है जो इसमें करने की ज़रूरत है कि डिलेड पेमेंट जो मैकेनिज्म है एमएसएमईज के लिए जो बना हुआ, जो एमएसएमई समाधान जो बेसिकली फैसिलिटेशन काउंसिल के थ्रू यदि आप कंप्लेंट कर सकते जो हैं, स्टेट्स में सेटअप किया गया है, उसमें वो एक तरह से फेल भी हो गया, क्योंकि जो कंपनीज मान लीजिए इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी में चली गई तो उनके जो क्रेडिटर्स हैं स्मॉल स्केल, उनको कुछ पैसा नहीं मिलता, क्योंकि वो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स की तरह से आते हैं। तो उनके लिए भी एक समाधान की जरूरत है। प्रशांत साहब, ये बता सकें, हमने डिलेड पेमेंट्स की भी बात की, अब आगे जब बढ़ना है तो कई फ्रंट्स पर काम करना है और ये कॉम्पिटिटिव होने का दौर है, क्योंकि कई तरह की अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी इस चुनौतियों के बीच में। तो ऐसे में एक और पहलू है कॉस्ट ऑफ एनर्जी। उसको आप किस तरह से देखते हैं स्मॉल बिजनेसेस के लिए, क्योंकि उस फ्रंट पर गवर्नमेंट इनकरेज कर रही है सोलर रूफटॉप्स को। आप एमएसएमईज को के लिए इस पर्सपेक्टिव को किस तरह से देख रहे हैं? एक चीज है जो मिसिंग ये चीज है, अगर किसी बड़ी कंपनी को सोलार का फायदा लेना है और उसके पास बड़ा रूफ नहीं है, तो ओपन एक्सेस से सोलार का प्लांट कहीं और लगा लेते हैं और उसकी सोलार एनर्जी थ्रू ओपन एक्सेस यूज कर पाते हैं कम प्राइस में। पर यही फायदा एमएसएमईज को नहीं है, क्योंकि अगर अब उनके पास रूफटॉप स्पेस नहीं है, जिसके पास है वो तो जरूर लगा ले, रूफटॉप नहीं है, वो लोग ओपन एक्सेस के थ्रू नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उनकी डिमांड होती है लेस देन 1 मेगावाट, और कम से कम 1 मेगावाट का प्लांट होना जरूरी है। इसलिए एक सजेशन ये है गवर्नमेंट के लिए कि एक क्लस्टर बनाएं और उसे प्रमोट किया जाए, जहां पर एमएसएमईज अपना 3, 4, 10 एमएसएमईज साथ में आकर एक मेगावाट का प्लांट लगा पाएं और थ्रू ओपन एक्सेस वो एनर्जी ऑप्टिमम कॉस्ट पे, लो कॉस्ट पे यूज करना चालू कर सके, क्योंकि जो फायदा बड़ी कंपनियों को है वो छोटी कंपनियों को मिल सकता है अगर ऐसा एक क्लस्टर बना पाए तो। ओके, प्रशांत जी, कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स पर आपके क्या व्यूज हैं? क्योंकि अगर कॉम्पिटिटिव होने की बात है तो वो भी एक एमएसएमईज के लिए और वैसे बिजनेसेस के लिए ओवरऑल एक हम देख रहे हैं एक इशू रहता है। ये अगर आप देखें तो बांग्लादेश और चाइना की बात करें कंपैरिजन के तौर पे, तो बांग्लादेश में भी हमारी जो कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स है, समझो टेक्सटाइल के लिए, उससे बहुत कम है। चाइना में तो कम ही है। इससे क्या होगा, कम से कम 3 से 5% हमारी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी और एक्सपोर्ट मार्केट में हमारे एमएसएमईज कॉम्पिटिटिव नहीं बन पाते हैं। रमा जी, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन बहुत क्रूशियल है और उस पर अब एसएमईज आगे भी आ रहे हैं। उनको ये समझ में आ गया है कि आगे बढ़ने के लिए और सर्वाइव करने के लिए भी ये एसेंशियल है। उस फ्रंट पर किस तरह की और सपोर्ट की जा सकती है स्मॉल बिजनेसेस की? My submission here is we need to focus on manufacturing. MSME, availing 4.0 transformation of technology should be funded by government. Accessing this technology has become a big issue for small sector. Okay, ma'am. So it has to be funded by and supported as an incentive with the government. Once we become an industry with a lot of technological interventions, it will be able to compete in the world market. अनिल साहब, तो फिर ये जो एआई का दौर है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात हो रही है, ऐसे में स्मॉल बिजनेसेस कहीं ये टेक्नोलॉजी डिवाइड तो महसूस नहीं करते कि एक तरफ उनके लिए ये इतने फास्ट स्पीड पर चेंजेस और काफ़ी कुछ उनके सामने चुनौतियां रहती हैं?
एक अच्छी बात यदि कोविड-19 के इस पेंडेमिक से निकली है वो ये कि साइबर सिक्योरिटी को लेकर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डिजिटल को लेकर जो एमएसएमईज है बिल्कुल रेडी हो गया। उनकी सोच में काफ़ी बदलाव आया है। पहले हेजिटेट करते थे और हेजिटेट करते थे और डिजिटल के साथ में एक तरह से उसको यूज़ करने का जो एक इनर्शिया था वो ख़त्म हुआ है, जो एक अच्छी चीज़ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और खासकर उसका यूज़ मैन्युफैक्चरिंग में और मार्केटिंग में और प्रोडक्ट डिज़ाइन में यानी कि पूरी बिजनेस साइकिल में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। हम लकी हैं कि भारत में बहुत हज़ारों की तादाद में छोटे छोटे स्टार्टअप्स आए हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के साथ काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले जो 4-5 साल हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल एमएसएमईज अपने यहाँ करेंगे। राइट। तो चलते चलते अंत में प्रशांत साहब आप हमें बता सकें एमएसएमईज को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, ये न्यूअर अपॉर्चुनिटीज को टैप करने के लिए आपका क्या मैसेज होगा उनके लिए? मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट ये मैसेज है उनके लिए कि ज्यादा लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, ज्यादा लोग फॉर्मल बनने की कोशिश करें ताकि उन्हें भी वो सब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो, स्पेशली चीपर, फास्टर, बेटर क्रेडिट की। ऑल्सो ज्यादा एमएसएमईज डिजिटल टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर लें। और आखिरी बात, ज्यादा एमएसएमईज अब बजट में एमएसएमई मिनिस्ट्री का बजट दुगना होकर 15,000 करोड़ हो चुका है, तो ज्यादा एमएसएमई जो भी गवर्नमेंट की स्कीम आए उसका फायदा ले लें। जी, और रमा जी आपका लास्ट वर्ड, आप बता सकें आपका मैसेज कम्युनिटी के लिए। There's a lot of responsibility in the sector and we have to grab the opportunity. This is what my message is. ये तो रहा एमएसएमईज के लिए मैसेज, लेकिन अनिल साहब आपसे हम चाहेंगे आप पॉलिसी फ्रंट पर किस तरह का और सपोर्ट चाह रहे हैं? लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे बजट से पहले, आपने रॉ मटेरियल का मेंशन किया था, वो एक बड़ा चैलेंज उस समय बना हुआ था। अभी आप किस तरह का चाहते हैं कुछ? रॉ मटेरियल की दिक्कत अभी भी है जी, कॉस्ट उसकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए हैं और जिससे मॉडरेशन भी हुआ है जी। जो स्पाइक जिस तरीके से बढ़ रहा था लगातार वो अब अरेस्ट हुआ है। 2-3 चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। देखिए, हम भी जानते हैं कि अभी डिमांड पब्लिक में पूरी तरह से वापस नहीं आई है और सरकार इस बात को जानती है और इसीलिए पब्लिक प्रोक्योरमेंट की तरफ बहुत जोर रहा है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऐसा एरिया है जिसमें 25% सेटिसाइड ऑलरेडी एमएससीज के लिए, माइक्रो एंड स्मॉल के लिए, हाँ कुछ जगह पर वो एक्सीड भी हुआ है। हाँ। तो उसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। मेक इन इंडिया बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, उसमें भी कुछ इस तरह की रिफॉर्म की जरूरत है जिससे एमएसएमईज का पार्टिसिपेशन उसके अंदर इंश्योर किया जा सके। तीसरी जो चीज़ है जो अभी की है, पीआई की जो स्कीम है, पीएलआई स्कीम जो है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की जो स्कीम है, उसमें अभी एमएसएमईज के लिए कोई प्रावधान नहीं है, वो अधिकतर लार्ज इन्वेस्टमेंट के लिए है। तो क्या हम उसे वेंडर डेवलपमेंट के साथ भी जोड़ सकते हैं, इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, जिससे कि लार्ज इन्वेस्टमेंट जब हिंदुस्तान में आए तो उसके वेंडर डेवलपमेंट का यानी कि उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो इकोनॉमी को देखने में मिले। राइट। तो इतना ही समय था, आपका शुक्रिया पार्टिसिपेट करने के लिए अनिल साहब। प्रशांत जी आपका भी धन्यवाद। रमा देवी जी आपका भी शुक्रिया कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए, थैंक यू। चलते चलते हम मशहूर लेखक मार्क ट्वेन की एक बात आपके सामने रखना चाहेंगे। द सीक्रेट टू गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। जी हां, बदलते माहौल में एमएसएमईज को चुनौतियों से घबराए बिना आगे बढ़ने पर फोकस करना चाहिए। अगले हफ्ते एसएमई एक्सप्रेस ग्रोथ का फंडा में हम बात करेंगे इनोवेशन, मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।